Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 2, physical features of India further, and in today's video we are going to discuss more about the northern plains. तो हमने जो पिछले वीडियोस थे वहाँ पे हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ना वहाँ पे शुरू किया था और हमने जाना कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो कैसे फॉर्म हुआ है। तो हमने देखा वहाँ पे जो नॉर्दर्न माउंटेन्स से जो रिवर्स बह के आते थे तो उनके डिपोजनल वर्क की वजह से, यानी जो उन्होंने एलुवियम को डिपोजिट किया, यानी जो एलुवियल सोइल को डिपोजिट किया, उसकी वजह से ये नॉर्दर्न प्लेन का एरिया फॉर्म हुआ है। आगे बढ़ के हमने देखा कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में वो फैला हुआ है और हमने वहाँ पे पढ़ा कि इसका लेंथ लगभग कितना है, तो अबाउट 2400 किलोमीटर है और इसका जो चौड़ा है वो हमने पढ़ा 240 से लेके 320 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। और हमने वहाँ पे आगे पढ़ा कि ये जो एरिया है, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहे थे और वो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया हमारे देश का, यानी हिस्सा है हमारे देश का। और आगे हमने वहाँ पे पढ़ा कि ये जो रिवर्स जो बह के आते नॉर्दर्न माउंटेन्स से, तो ये क्या करते, डिपोजनल वर्क करते। और वहाँ पे हमने पढ़ा कि किस बारे में, तो हमने वहाँ पे रिवराइन आइलैंड के बारे में पढ़ा, हमने वहाँ पे मजुली के बारे में पढ़ा, जो हमने देखा कि वो एक रिवराइन आइलैंड है, यानी कि वो लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है दुनिया का। और वो कौन से रिवर में बना है, तो हमने वहाँ पे ब्रह्मपुत्र में बना है करके वहाँ पे हमने पढ़ा। आगे हमने देखा कि जो लोअर कोर्स होता है रिवर का, वहाँ पे जो ढलान कम होने की वजह से, यानी कि जो स्लोप है वो कम होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, तो जो रिवर है वो डिपोजिशन वर्क करना शुरू करता है, यानी कि वो सिल्ट को जमा करना शुरू करता है। तो ये जब वो डिपोजिशन करता है तो ऐसे में जो रिवर है वो बहुत सारे चैनल्स में वो बढ़ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। आगे बढ़ के हमने यहाँ पे पढ़ा कि नॉर्दर्न प्लेन को हम 3 हिस्सों में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। वही तुम्हारा सबसे पहला वाला जो हमने बोला इंडस, और उसके जो ट्रिब्यूटरीज है जो ये बनाता है उसको हम कहते हैं पंजाब प्लेन। आगे हमने बढ़ के वहाँ पे गंगा प्लेन के बारे में पढ़ा, जो पड़ता है कहाँ से कहाँ तक, तो घाघर से लेकर तीस्ता तक। और आखिर में हमने वहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में पढ़ा, जो कहाँ पे पड़ता है, तो हमने आसाम में पड़ता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ रखा है। तो आज हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले किस बारे में, तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। सो नाउ लेट्स बिगिन। The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. तो यहाँ पे याद रखना है, बताया गया ज़्यादातर हम जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में जब हम बताते हैं तो हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन क्या है, एक फ्लैट लैंड है जहाँ पे हमें रिलीफ में उतना अंतर देखने को नहीं मिलता, यानी कि नो वेरिएशन इन रिलीफ, यानी कि वहाँ पे हमें वेरिएशन मतलब अंतर देखने को नहीं मिलता। किसमें, तो रिलीफ में। रिलीफ कहने पर वो जो डिफरेंस होता है हाइट में, वहाँ पे हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता हाइट में, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। लेकिन ये बात क्या नहीं है, तो ये बात सही नहीं है। तो ऐसे अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स को डिस्क्राइब करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आगे यहाँ पे बताया गया इट इज़ नॉट ट्रू, तो ये बात सही नहीं है। अगर हम कभी कहें कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये फ्लैट लैंड है विद नो वेरिएशन इन रिलीफ, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आगे ये चीज़ कैसे गलत है यहाँ पे समझाया गया है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। दिस वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। तो ये जो प्लेन्स यानी जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है, यानी कि यहाँ पे मैं जो इंडस का प्लेन, यानी कि जो पंजाब प्लेन्स, ऐसे करके नीचे जो गंगा का प्लेन और जो ब्रह्मपुत्र के प्लेन की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे ये क्या नहीं है, तो यहाँ पे याद रखना है उसमें भी हमें देखने को मिलता है क्या, वेरिएशन देखने को मिलता है। किसमें, तो रिलीफ फीचर्स में। यहाँ पे वहाँ यानी कि वहाँ पे जो हाइट होता है, हाइट में भी हमें अंतर देखने को मिलेगा। आगे बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। तो हमने इससे पहले जो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कौन सा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज उस प्लेन को फॉर्म कर रहा था। लेकिन अब हम यहाँ पे रिलीफ के फीचर्स के आधार पर, यानी कि जो हाइट में जो वेरिएशन देखने को मिलता है उसके आधार पर हम नॉर्दर्न प्लेन्स को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, तो बताया जा रहा है 4 हिस्सों में हम यहाँ पे बांट सकते हैं। किसको, तो हम यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर रहे हैं। तो अब आगे यहाँ पे बताया द रिवर्स after descending from the mountains deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometer in width lying parallel to the slopes of the Sivaliks। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रिवर है जो उतरते हैं कहाँ, डिसेंडिंग मतलब उतरना। तो मान लेते हैं ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये मान लेते हैं हम यहाँ पे शिवालिक्स के लिए जो लाइन है मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो शिवालिक्स जो है उसके जो यहाँ नीचे में पैरेलल में यहाँ पे बताया गया, मान लेते हैं 8 से लेके कहते 8 से ये कितना 16 किलोमीटर ये क्या है, ये विद है। तो ये चीज़ यहाँ पे बुक तुम्हें समझा रहा है 8 to 16 किलोमीटर विद में जो पैरेलल पड़ता है किसके, तो शिवालिक्स के। तो देखो ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ किया है ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो ये जो शिवालिक्स है, शिवालिक्स के पैरेलल में वहाँ पे तुम्हें साउथ की ओर क्या देखने को मिलेगा, 8 to 16 किलोमीटर चौड़ाई वाला वहाँ पे एक तुम्हें बेल्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स। तो वहाँ पे क्या डिपोजिट करता है रिवर्स, तो बताया गया पेबल्स। पेबल्स क्या है, तो छोटे छोटे जो स्टोन्स होता है उसको हम पेबल्स कहते हैं।
तो यहाँ पे याद रखना है कि जो रिवर से, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स से यानी कि जो शिवालिक से होते हुए नीचे की ओर बह के आते, तो ये अपने साथ क्या लाते हैं, तो यहाँ पे वो लाते अपने साथ पेबल्स, और उसको वहाँ पे पेबल्स को डिपोजिट करते हैं। आगे बताया गया है ये नैरो बेल्ट में वो डिपोजिट करता है, जो कि 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक चौड़ा है, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। तो ये पैरेलल होता है किसके स्लोप्स के साथ, तो शिवालिक के साथ, इसीलिए मैंने ये लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है ये समझाने के लिए। तो आगे यहाँ पे बताया गया इट इज नोन एज भाबर, तो इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, इसी एरिया को हम भाबर कहते हैं। तो क्या मैंने बताया, मैंने तुम्हें बताया कि जो रिवर से जो बह के आते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स से, तो ये जब बह के आते रिवर्स, तो वो यहाँ पे यानी कि ये जो साउथ पड़ता है यानी शिवालिक के साउथ में, यहाँ पे जो पैरेलल वहाँ पे जो क्या है एक नैरो बेल्ट है जो कि 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक चौड़ा है, वहाँ पे वो क्या डिपोजिट करता है, तो वहाँ पे वो पेबल्स डिपोजिट करता है। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, 8 से 16 किलोमीटर जो चौड़ा जो बेल्ट है एरिया है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम भाबर कहते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। तो आगे यहाँ पे बताया यहाँ पे यानी कि ये जो भाबर बेल्ट है उसमें सारे जो स्ट्रीम्स है वो क्या हो जाते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं। वहाँ पे क्या अक्यूमुलेट होता है, तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि वहाँ पे क्या डिपॉजिट होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे पेबल्स डिपॉजिट होंगे। South of this belt, the streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as तराई। तो इसी के साउथ में, तो ये हो गया हमारा भाबर, तो इसके नीचे में यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो ये है भाबर, ये है अब तराई। तो इसके नीचे में क्या है, ये स्वाम्पी मार्शी एरिया है, ऐसे में लिख दी हूँ, तो ये स्वाम्पी मार्शी एरिया है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम तराई कहते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रीम्स जो डिसअपियर हो गया था यहाँ भाबर के एरिया में, भाबर बेल्ट में, वो सारे वापस यहाँ पे री इमर्ज होंगे, यानी कि फिर से वापस वो दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो ये स्वाम्पी मार्शी एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो बताया गया ये जो तराई वाला एरिया है वो क्या था, तो बताया गया है ये थिकली फॉरेस्टेड एरिया था, यानी फॉरेस्ट थिकली फॉरेस्टेड रीजन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे घना जंगल होता था, फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि वहाँ पे वैरायटी देखने को मिलता था वाइल्ड लाइफ का। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। द फॉरेस्ट have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे यानी कि जो तराई वाले जो एरिया में वहाँ पे जो घना फॉरेस्ट था उसको क्या किया गया है, तो काटा गया है, क्या करने के लिए, तो यहाँ पे बताया गया है जमीन बनाने किसके लिए, तो एग्रीकल्चर के पर्पज के लिए, यानी खेती के काम के लिए, पर्पज के लिए वहाँ पे जमीन क्रिएट करने के लिए वहाँ पे जो फॉरेस्ट था उसको काटा गया है। और साथ में ऐसे माइग्रेंट्स जो पाकिस्तान से इंडिया में आए पार्टीशन के बाद, तो इनको सेटल करने के लिए वो एरिया में जो फॉरेस्ट था उसको काटा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। तो याद रखो ये जो यहाँ पे जो दुधवा नेशनल पार्क है ये भी तराई एरिया में लोकेटेड है। ये तुम्हें देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो नॉर्दर्न यूपी में तुम्हें ये देखने को मिलेगा। नॉर्दर्न यूपी का जो ये तराई वाला जो रीजन है वहाँ पे तुम्हें दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलिवियन। तो हमने यहाँ पे अभी तक जो पढ़ा, अभी इसको छोड़ देते जो मैंने अभी ये लाइन बोला, तो अभी तक हमने जो पढ़ा, तो यहाँ पे हम रिलीफ के हिसाब से यहाँ पे हम क्या करें, इसको डिवाइड करें। तो यहाँ पे हमने बोला बाबर के बारे में, और उसके बाद हमने बोला किस बारे में, तो तराई के बारे में। तो यहाँ पे हमने देखा बाबर कितना चौड़ा है, तो 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक, और वो कहाँ पे पड़ता है, तो हमें याद रखना है ये जो भाबर बेल्ट है ये तुम्हें देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो ये रन करता है पैरेलल किसके साथ, तो शिवालिक्स के साथ। तो यहाँ पे पैरेलल रन कर रहा है, साउथ में मैंने यहाँ पे बना दिया है। और यहाँ पे क्या होते हैं, तो बहुत सारे पेबल्स हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एल्यूवियम। तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है नॉर्दर्न प्लेन का वो किससे बना है, तो ओल्डर एल्यूवियम से बना है। ओल्डर एल्यूवियम कहने पर ओल्डर एल्यूवियल सोइल से वो बना है। इट लाइज above the flood plains of the rivers and presents a terrace like feature। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो हमें जो देखने को मिलता है ओल्डर एल्यूवियम, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो बोला गया है ये जो फ्लड प्लेन होता है, फ्लड प्लेन के ऊपर के एरियाज में यहाँ वहाँ पे हमें ये यानी कि जो टेरेस लाइक फीचर्स में हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि जो रिवर टेरेस होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो रिवर टेरेस में हमें देखने को मिलता है क्या, तो ओल्डर एल्यूवियम। तो यहाँ पे मैं एक ड्राइंग बना के यहाँ पे तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगी। मान लेती है नदी है, तो हमने मेरा नदी ये हो गया, ये रिवर है। तो रिवर का ये जो साइड वाला एरिया है जहाँ पे हर साल क्या आता है, बाढ़ आता है, इसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन्स। और उसके बाद जो पुराना वाला जहाँ पे बाढ़ आता था, यानी कि जो पुराना वाला एरिया जहाँ पे बाढ़ आता था, जहाँ पे सेडिमेंट्स के एक्यूमुलेट होने से वहाँ पे जो हाइट है वो बढ़ गया है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, मान लीजिए हाइट बढ़ाने के लिए, मैं यहाँ पे समझाने के लिए ऐसा मैं हाइट यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये वाला जो एरिया है उसे हम कहते हैं रिवर टेरेस। तो ये जो टेरेस वाला एरिया हो गया, तो ये वाला थोड़ा ऊंचा मैं यहाँ पे बनाने की
कोशिश कर रही हूँ हाइट को समझाने के लिए, मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया, रिवर टेरेस हो गया, और इस तरफ ये रिवर टेरेस हो गया, यानी कि टेरेस है। तो ये याद रखना यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो हमें ओल्ड एल्यूवियम कहाँ पे देखने को मिलता है, तो रिवर टेरेस में, यानी कि जो टेरेस होता है रिवर का, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब रिवर टेरेस क्या है, तो रिवर टेरेस वो एरिया है जहाँ पे पहले जो मेनी ईयर्स बैक वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे बाढ़ आया करता था रेगुलरली, लेकिन वहाँ पे जो सेडिमेंट्स के डिपोजिट होने से वो जो एरिया है, यानी कि सेडिमेंट्स कहने पर वहाँ पे जो सैंड सिल्ट क्ले जो रिवर अपने साथ बहा के लाता था, वो उसका डिपोजिट करने की वजह से वहाँ पे जो लेवल है, वो जमीन का लेवल वो बढ़ गया। इसलिए अभी जहाँ पे वहाँ पे बाढ़ नहीं आता, और ये नया जगह है जहाँ पे वो बाढ़ आता है हर साल, और उस एरिया का नया जो एरिया है जहाँ पे बाढ़ आता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन कहते हैं। ये जो पोर्शन है जो मैंने यहाँ पे उठाया हुआ है, ये याद रखो, मैं सिर्फ हाइट समझाने के लिए वहाँ पे मैं ये बना रही हूँ, ताकि वहाँ पे हाइट का अंतर तुम्हें समझ में आए। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन में वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा हिस्सा में हमें ओल्ड एल्यूवियम देखने को मिलता है। और ये जो ओल्ड एल्यूवियम है, इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स, यानी कि ये जो फ्लड प्लेन्स है, फ्लड प्लेन्स के अबव में वहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है इस साइड में। एंड प्रेजेंस अ टेरेस लाइक फीचर, और वो छत जैसा शेप वहाँ पे बनता आता है, इसलिए हम उसको रिवर टेरेस कहते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज भंगर, और उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उसको भंगर कहते हैं, यानी कि जो ओल्ड एल्यूवियम होता है उसको हम क्या कहते हैं, भंगर कहते हैं। The soil in this region contains calcareous deposits locally known as कंकर, और इस एरिया में जो सोयल होता है, जो बंगर में जो सोयल होता है, उसमें हमें कैल्शियम नोड्यूल्स देखने को मिलता है, और इसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कंकर कहते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि द न्यूअर यंगर डिपोजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। तो ये जो एरिया है, यानी कि जो फ्लड प्लेन्स में जो हमें जो देखने को मिलता है यंगर डिपोजिट्स, यानी कि जो यंगर एल्यूवियम, उसको हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो याद रखो, फ्लड प्लेन्स में मिलने वाली जो यंगर एल्यूवियम है उसको हम ये लिख दी हूँ, इसको हम खादर कहते हैं। और ये जो रिवर टेरेस है, जिसमें मतलब जो यहाँ पे पहले बाढ़ आया करता था लेकिन आजकल नहीं आता क्योंकि उसका हाइट बढ़ गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो रिवर टेरेस में जो हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, भंगर कहते हैं, और वो क्या है, ओल्ड एल्यूवियम है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया है, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे बताया गया है, ये जो एरिया है, यानी कि जो फ्लड प्लेन्स वाला एरिया है, जहाँ पे हमें क्या मिलता है, खदर मिलता है, यंगर एल्यूवियम मिलता है, ये क्या है, ये हर साल रिन्यू होता है, यानी हर साल वहाँ पे बाढ़ आएगा तो ऐसे फिर नया सेडिमेंट्स वहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, तो इसी वजह से ये रिन्यू होता है हर साल, और इसी वजह से ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, और ये क्या है, आइडियल है किसके लिए, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए। ये जो सॉइल है वो बहुत ही सही है किसके लिए, बहुत ज़्यादा में एग्रीकल्चर करने के लिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करने के लिए वहाँ पे ये सही है। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना। तो आज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, तो आज हमने यहाँ पे पढ़ा ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको रिलीफ के हिसाब से हम उसको क्या कर सकते, कैटेगोराइज कर सकते